तो गाइज दिस इज पार्ट 2 ऑफ यू सीड माई गाइड। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हाउ टू इम्प्रूव योर 3D। सबसे पहले आने वाला डाइस एंड अनफोल्ड सॉलिड्स। तो यार देखो, डाइस के क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप एक रियल डाइस ही कैरी कर लो, ठीक है। बट लास्ट टाइम यूसीड ने क्या करा कि एक अलग टाइप का डाइस दे दिया जिसमें 3 साइड्स हैं। तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप कोई ट्रिक से या कुछ से कि हर चीज़ कर लोगे। दिमाग आपको ऑन द स्पॉट ही लगाना पड़ेगा, आप पूरा प्रिपेयर तो नहीं हो सकते यूसीड एग्जाम में। तो सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि यार एक डाइस लो, उसको अनफोल्डेड ड्रॉ करो, ठीक है, और चीज़ें वगैरह देखो। सही बात है। तो तुम्हें ये चीज़ देखोगे 1 और 6, 3 और 4 और 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये से यहाँ पे बता रखा है 3 और 4, 1 6, 2 और 5 जो पेयर्स हैं अपोजिट फेसेस के, ठीक है। देन उसे अलग अलग साइड से देखो कि यार 3 और 2 एक जगह आते हैं, और 1 और 6 कैसे आते हैं, 6 ऐसे, 5 एंड 4 इसके पीछे आता है अगर 6 3 2। अगर इस चीज़ की तुम प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें आसानी से विजुलाइजेशन हो जाएगी कैसे करना है। कुछ खुद के क्वेश्चंस बनाओ, खुद करो, और तुम फिर कॉन्फिडेंट रहोगे एग्ज़ाम में कि ऐसे करना है। तो एक चीज़ याद रखना, देखो कि प्रैक्टिस ज़रूरी है हर चीज़ में, बट यू नेवर नो यूसीड में कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो अभी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर टू द लेफ्ट शोज एन अनफोल्डेड पैटर्न ऑफ अ डाई इफ 4 सच आइडेंटिकल डाइसेस आर स्टैक्ड। मतलब बेसिकली मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन में ये डाइस हैं सारे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। हमें सम निकालना है इस वाली फेस का, इसके नीचे वाली फेस का, इसके ऊपर वाली फेस का, इसके नीचे वाली फेस का, मतलब सारी जो अपोजिट फेसेस है ना यहाँ पे बीच में, उनका निकालना है। टॉप वाली का, बॉटम वाली का, 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 ठीक है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका, इस बुक में बहुत अच्छा तरीका बताया है जो मेरे को सुन के भी मस्त लगा था जब मैंने प्रिपरेशन कर रहा था। तो देखो, तुम्हें पता है अपोजिट क्या है, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 4 एंड 3 अपोजिट हैं, 6 एंड 2 अपोजिट हैं। तो तुमने देखा कि यार ये तुम्हें पता है अपोजिट फेसेस है, और इसका तुम सम कैसे इजीली निकाल पाओगे, मैं बताता हूँ। तुम्हें दिख रहा है 5 है, तो इसके अपोजिट क्या था, 1, तो 1 5 प्लस 1 हो गया। और तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 4 है एंड 5 है, तो अपोजिट पेयर्स कौन से थे। अगर तुम अपोजिट पेयर में जाओगे तो एक पेयर, अच्छा 4 एंड 3 वाला हो गया एंड 5 एंड 2 वाला हो गया। तो इसका अपोजिट में क्या है, 1 और 6 रह गए हैं, 1 और 6 रह गए। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, जो कि सॉरी सॉरी 2 और 6, इस डाइस में क्या है 2 और 6, वो नॉर्मल वाला डाइस था। इस वाले डाइस में क्या है 2 और 6, तो इसमें 2 और 6 हो गया। एंड अगर हम यहाँ पे देखें कि 6 एंड 3 हो गया, कि एक ये वाला पेयर हो गया एंड देन 3 वाला पेयर हो गया, तो इसके अपोजिट में क्या आएगा 5 एंड 1, तो 5 एंड 1 हो गया। देन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 1 का एक पेयर हो गया, तो देखो 2 वाला हो गया पेयर, ओ सॉरी हाँ, 2 वाला 2 वाला पेयर हो गया, और ये वाला पेयर हो गया, तो बचा कौन सा 4 एंड 3, तो यहाँ पे 4 एंड 3 आएगा। 27 है। अगर नहीं समझ में आया इस वीडियो को दोबारा देखना, तुम्हें समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि टॉप में 5 था, नीचे 1 था, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे 5 एंड 1 अपोजिट है। देन 6 एंड 2 हमें पता है अपोजिट है, और यहाँ पे अगर 5 है तो इसके पीछे 1 होगा, 1 हो गया। अगर यहाँ पे 4 है तो इसके पीछे 3 होगा, 3 हो गया। तो बचा कौन सा वाला पेयर है जो ऊपर और नीचे आएगा, 6 एंड 2, तो ये 6 एंड 2 है। इस तरीके से हमने सारे करे एंड आंसर विल बी 27 प्लस करके। आसान क्वेश्चन था, बट बस तुम्हें एक ट्रिक बतानी थी, ट्रिक पता चल गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में सिंपल कुछ नहीं है, एक रोल फोल्डेड है, इसमें शीट्स आ गई हैं वाली। अब तुम्हें पता करना है कि यार इस शीट पे क्या पैटर्न बना है। तो यार सबसे पहले तो एक चीज़ देखना कि जो एज है, सबसे पहले तो ये चीज़ देखना है एलिमिनेशन मेथड से इस ऑप्शन को तो हटा ही दो। यार ये शार्प एजेस तो बनने नहीं वाले, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर एसेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है, एक के अंदर एक अलग अलग डायमीटर्स के साथ। तो ये तो कहीं से भी शार्प एजेस तो नहीं बनने वाले। दूसरी बात, एसेंट्रिक सेंटर्स की वजह से ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है, बड़े से छोटा, तो ये भी नहीं होना। तो बी एंड डी तो ऑप्शन गलत हो गए हैं। देन बचता है ए एंड सी। अब ए एंड सी में से ए क्यों नहीं हो सकता और सी क्यों है, मैं बताता हूँ। सी इसलिए है क्योंकि देखोगे कि जो ये जो पार्ट है, ठीक है, अगर इस एज पे कट करता है, इस एज को कट करता है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है इस शेप में जा रहा है, ठीक है, और ये नैरो है,
तो नैरो एज ऑफ द कट इनसाइड एज के साथ ऐसे कट करते हैं, इसमें बता भी रखा है इनसाइड एज ऑफ द पेपर इज जस्ट आफ्टर द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द कट। ऑप्शन ए इज इनवैलिडेटेड फ्रॉम द ऑप्शन सी मेक्स द मोस्ट सेंस। बिकॉज इसमें देखो एकदम ऐसे कर रखा है, बट शेप क्या है, हमें ऐसे चाहिए, ऐसे बन रही है मतलब, बट इसमें उल्टी शेप दे रखी है और ये बड़ा ऐसे बनेगा क्योंकि बाहर का पार्ट है। अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया तो एक बार ट्राई करके देखना रियल पेपर्स वगैरह से, तुम्हें विजुअलाइज करके समझ में आएगा। अगर फोल्ड करना उसे देखना है कैसे कट करेगा। और फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यार देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, अगर तुम तरीके सॉल्व करने बैठोगे, हर किसी को फोल्ड करोगे, तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, इतना टाइम ना हमारे पास है। तो इस फेज में सबसे पहले तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा, तुम इसमें तुमने फिगर में देख लिया कि यार कितने फिगर्स हैं और सर कितने फेसेस हैं। तुमने काउंट करे तो 14 फेसेस आ रखे हैं, ठीक है। 14 फेसेस कैसे, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 और फिर 1, तो ये तुम्हारे 14 फेसेस आ गए। एंड फिर तुमने काउंट करा, तुमने देखा यार ए ऑप्शन नहीं में तो 13 फेसेस है, तो ये तो है ही नहीं। देन तुमने देखा कि यार ये इसमें रिपीटेड फेसेस हैं। रिपीटेड फेसेस मतलब क्या, तुमने थोड़ा सा फोल्ड करके देखा तो ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। और अगर तुम देखोगे भी तो यार दो ऑप्शन काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं तुम्हें ये वाले, और कंपैरेटिवली ये भी सिमिलर ही लग रहा था, बट ये गलत है, इसमें 13 फेसेस है, ठीक है। तो जो सिमिलर ऑप्शन होते हैं, देखो एमसीक्यू सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेशन, ठीक है, देन सेकंड इज रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, एलिमिनेशन तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चंस को सॉरी आंसर्स को एलिमिनेट करते जाते हैं, उनको देखते हैं कि यार इसमें एक गलती वगैरह है, एलिमिनेट कर। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम आंसर्स को देखते हैं यार कौन से आंसर सिमिलर हैं। तो यूजुअली आंसर वही होते हैं जो दो सिमिलर होते हैं। एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि दो आंसर सिमिलर होते हैं। अब उन दो आंसर जो सिमिलर आंसर है उनके बीच में से ही एक आंसर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इन दो को हम चेक ही नहीं करते हैं सिचुएशन में, हम सिर्फ दो सिमिलर आंसर्स को पकड़ के देखते हैं कि यार इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें जाएं तो यार तुम सिंपल सी बात देख पा रहे हो कि ये जो फेसेस हैं, इस फेस के बाद ये वाला फेस आ रहा है, मतलब कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी कलर चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में इसके बाद एक सेम कलर आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसमें ठीक है डिफरेंट कलर है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस, बी सही था, लास्ट वाले क्वेश्चन में सी सही था। तो अगर हम जाएं तो शेडोज़ पे, लाइट एंड शेडो, देखो शेडोज़ के क्वेश्चन आजकल थोड़े से कम आ रहे हैं, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। मैं गलतियाँ करता था इसमें, जब मैंने सीखा इस बुक से तब मेरा सही हो रहे थे क्वेश्चंस। तो ये एक सब टॉपिक है, ठीक है, इसमें तुम बहुत ज़्यादा टाइम्स बचा सकते हो अगर तुम्हें इसे सॉल्व करना आ गया, अंडरस्टैंड कर लिया तुमने मेथड को। तो दो तरीके के लाइट सोर्सेज होते हैं, एक होता है, मतलब वैसे तो होते हैं ज़्यादा ही हैं, बट हाँ, एक हमने करा पैरेलल लाइट सोर्स, जैसे कि कोई ट्यूबलाइट हो सकती है, या फिर कोई ऐसा स्ट्रेट सोर्स जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स होते हैं स्टूडियो वगैरह में। वैसे बेसिकली देखा जाए इससे पैरेलल आते, लेज़र हो सकती है। तो ये सब पैरेलल लाइट सोर्सेज के वो हैं एग्जांपल। देन पॉइंट सोर्स, जैसे कि कैंडल होगी चारों तरफ वो देती है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं ये सारे। ये तुमने नॉर्मल सी फिजिक्स में 10th में भी पढ़ा होगा, जब रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ाते हैं, लाइट एंड रिफ्लेक्शन पढ़ाते हैं तब, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि सन वैसे तो पॉइंट सोर्स है कहने के लिए, सन तुम्हारा पॉइंट सोर्स है कि यार अलग अलग रे उसमें जा रही है, तुम ड्रॉ भी ऐसे ही कुछ करते हो सन को। अर्थ से इतना दूर है कि जो इसकी लाइट आ रही है ना, ऑलमोस्ट सीधी सीधी ही आएंगे जब हम दूर से देखेंगे, और इतना कंपैरेटिवली बड़ा है अर्थ से। तो सन को भी हम पैरेलल सोर्स ही वो मानते हैं, पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट सोर्स हो गया वगैरह वगैरह। तो हम आगे जब क्वेश्चंस पे जाते हैं तो ये ऐसे लाइंस को हम ट्रेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, तो हमें शैडो पता चल जाएगी क्या है, इसमें आगे बता रखा है। तो क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट आ रही है तो इस पे ऊपर क्या बनेगी। अगर ऐसे हमें लगता है यार सन तो गोल होता है, तो इससे ऐसे लाइट जाएगी, इससे ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे कुछ बन जाएगी, तो शायद ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, सन एक पैरेलल सोर्स है, तो ऐसे लाइट्स आ रही है। तो अगर तुम देखोगे इस आंसर में, तुम्हें समझ में आ रहा होगा यार एकदम एग्जैक्ट शेडो बनेगी एग्जैक्ट शेप के साथ,
जैसा ये दिख रहा है वैसे देगा, ऊपर से तुम देखोगे तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है भी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट ये तुम्हें आना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आता है तुम फटाक से एक सेकंड में सही कर लोगे। अब ये क्वेश्चन आता है, यार ये तुमने अगर पीवाईक्यू में करा होगा, तुम्हें नहीं आया होगा, तुमने गलत करा होगा। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्या है इसमें डिफरेंस। तो तुमने जैसे जिसने अगर सिलिका के वगैरह के मॉक ले रखे होंगे तो ये पीवाईक्यू ही होते हैं उसमें ज़्यादातर। तो ये क्वेश्चन लोग करते रहते हैं, मैंने मीट्स वगैरह में देखा तो यही सिमिलर क्वेश्चन करते रहते हैं और गलत करते हैं। तो देखो एक कोन होती है, एक सिलेंडर होता है एंड एक स्फीयर होता है। तो इसमें देखा जाएगा शैडो किसकी क्या आएगी। शैडोज का हमें मल्टीपल चॉइस है, पहली बात तो देखना है कि शैडो क्या है। तो इसमें तुम देखोगे दो आंसर ये सेम से हैं, दो आंसर मतलब बी एंड डी थोड़े सिमिलर से हैं एंड डी एंड ए सिमिलर है। तो अब इनमें से देखा जाए तो दो कोई सही है, ये तो तुम्हें पता चल गया। ठीक है, अब दो कौन से सही होंगे, इसमें है इक्वल शैडो, इसमें है इक्वल शैडोज, और इसमें सिलेंडर की बड़ी है, देन कम्स स्फीयर, देन कम्स कोन। ठीक है, तो ऑप्शन सी और ए सही होंगे। अब बताओ क्यों। वही है हाँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ तुम्हें। जो कोन है उसकी शैडो बन गई यहाँ तक की, उसकी हाइट तो सबकी यहाँ पे हाइट सेम है। ठीक है, कोन की शैडो यहाँ तक की बन गई, बट अगर तुम देखोगे अगर लाइट इस एंगल से आ रही है तो यहाँ पे इसका भी ये भी एरिया तो है, इसकी भी तो शैडो एक्स्ट्रा बनेगी। जो स्फीयर है उसकी शैडो ये नहीं बन रही है, उसकी शैडो ये बन रही है, जैसे तुम यहाँ देख सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर सबकी सेम हाइट है तो कोन से तो ज़्यादा ही शैडो बनेगी उसकी। एंड सेम गोस टू स्फीयर, स्फीयर में भी थोड़ा सा वो एरिया है आगे की तरफ, तो वो भी कोन से बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी एंड ए आर करेक्ट आंसर एमएस की क्वेश्चन में। ठीक है, उसके अलावा ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक ये लाइट सोर्स है, देन ये कार टाइप का है, इसमें से लाइट पास हो रही है, तो शैडो क्या बननी चाहिए। तो देखो डिस्टेंस लाइट रे की इंक्रीज हो रही है तो विड्थ ऑफ द शैडो विल बी ग्रेटर देन द फार्दर द शैडो इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि यार ये अगर कार्ड ऐसे है, ऊपर से लाइट आ रही है तो तुम ट्रेस करोगे पाथ तो ऐसे बन रहा है। तो अगर तुम फर्स्ट वाली शैडो का देखोगे तो यार बड़ा पाथ बना। तुम है ना ये चीज़ें ड्रॉ भी कर सकते हो अपने एग्जाम में खुद से। तुमने ये देखा कि ऐसे बना, इसका बड़ा पाथ बना, इसका तो कुछ नहीं यार वो सेम से ही बना, इसका तो एग्जैक्ट सेम बना। तो इसमें क्या स्मॉल डिस्टॉर्शन सर्कल में आ गया। ठीक है, ट्रायंगल में थोड़ा हैवी डिस्टॉर्शन आ गया। ठीक है, और थोड़ा सबसे कम सर्कल में था, बीच में स्टार था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें। तुम देखोगे यार ये तो उल्टा ही बना रखा है भाई, ये तो हॉरिजॉन्टली डिस्टॉर्टेड है, ये तो गलती हो गया डी। देन अगर तुम इसमें जाओगे ये ठीक सा लग रहा है, सर्कल सब में ठीक है, बट ये सर्कल इसमें डिस्टॉर्ट कर दिया, ए भी गलत हो गया। ठीक है, अब हम स्टार पे जाते हैं तो स्टार इसमें डिस्टॉर्टेड नहीं है, इसमें डिस्टॉर्टेड है, और ये तो दोनों में सेम है। तो अगर तुम स्टार्टिंग में भी देखते हो ये बहुत सिमिलर से लग रहे थे, ये थोड़े अलग, ये भी थोड़े सिमिलर से लग रहे थे, बट इसमें ये डिस्टॉर्टेड नहीं था। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें आंसर पता चल गया कि सी है, क्योंकि स्टार डिस्टॉर्टेड था, ये उससे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड था, ये बिल्कुल डिस्टॉर्टेड नहीं है। देन कम्स अ लेसन ऑन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव देखो हर किसी ने अभी तक कर ही लिया होगा अगर पार्ट बी की प्रिपरेशन कर रहा है, और पार्ट बी के ऊपर वीडियो देखना है तो तुम ऊपर आई बॉक्स में देख सकते हो, ऊपर आई बटन में देख सकते हो। ठीक है, तो एक पर्सपेक्टिव में क्या होता है, देखो पर्सपेक्टिव में सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि होराइजन होता है, एंड हर पर्सपेक्टिव में एक वैनिशिंग पॉइंट होता है जिससे लाइंस आ रही होती हैं, एंड तुम उसके अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव बनाते हो, ये सबको पता है। जितना दूर होते हैं उतना ऑब्जेक्ट दैट आर फार्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आर क्लोजर टू द वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, उतने छोटे हो जाते हैं वो ऑब्जेक्ट जितना वो दूर है। तो तुम यहाँ पे देखोगे एक लाइन ऑफ एक्शन भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम देखोगे यार कौन से ऑप्शंस सिमिलर लग रहे हैं, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ए एंड बी सिमिलर है, तो तुम पहले तो दूसरे ऑप्शन को छोड़ सकते हो। ठीक है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ए एंड डी सिमिलर है, तो उसके लिए तुम बी एंड सी को भी छोड़ सकते हो। सबसे पहले ए एंड डी में चेक करते हो। ठीक है,
बट मैं तुम्हें इसका रीज़न भी बता देता हूँ क्यों छोड़ सकते हो, कि देखो एंट यहाँ से देख रही है, ये सामने से दिखेगा तो चश्मे ज़्यादा दिखेगा ही नहीं इसे, ये वाली डंडी जो लेफ्ट वाली, ये दिख राइट वाली डंडी दिखेगी ही नहीं उसे ज़्यादा, जो बी एंड डी में दिख रही नहीं दिख रही है, और सी में अलग है, बी में भी अलग है, तो ये दोनों तो गलती हो गए। देन कम्स होराइजन, ये होराइजन तुम खुद देख रहे होगे, लेवल ऊपर है चश्मा नीचे है, तो ये गलत है। इसमें ऑलमोस्ट सेम सा है, दिस इज करेक्ट एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट थ्रू कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो हमेशा ना यूसीट के स्केच में ध्यान दिया करो, तुम्हें लगेगा यार ये क्या बना रखा है लाइन, बट ये होराइजन लाइन थी, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई होगी ये, ठीक है। देन यार देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिलिका के मॉक में अगर तुमने करा होगा तो ये करा होगा और तुम्हें उसका आंसर सिलिका में देख के भी समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्या होता है। तो एक टेट्राहेड्रल पजल है, तो इसके हमें बताना है कि यार इसमें फेसेस कितने हैं। ये टेट्राहेड्रल पजल है, स्मॉलर टेट्राहेड्रॉन से बना है, स्मॉलर टेट्राहेड्रॉन से बना है, तो बताना है हमें हाउ मेनी स्मॉल टेट्राहेड्रॉन्स, हाउ मेनी स्मॉल टेट्राहेड्रन्स हेड्रन्स हाउ मेनी स्मॉल टेट्राहेड्रन्स सॉलिड मेड ऑफ स्मॉलर सॉलिड्स। एक टेट्राहेड्रल पजल है मेड ऑफ स्मॉल टेट्राहेड्रॉन्स, तो इसमें हमें बताना है कि कितने कितने छोटे 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 टेट्राहेड्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर दे रखी है, तो इसमें देखो यार विजुलाइज तो करना ही है, बट हमें इसमें दो चीज़ें बार बार काउंट नहीं करनी है, एलिमेंट दोबारा से काउंट नहीं करना है, विजुलाइज करना ही है साइड को बड़ी सॉलिड की, और हमें इनविजिबल वाली जो है ना, जो हमें दिख नहीं रही चीज़ें, जो हमें हमारे लिए विजिबल नहीं है, उन चीज़ों को भी काउंट करना है। तो सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा यार इसमें कॉर्नर पीसेस होते हैं, एक पजल अगर तुम क्यूब में भी करो तो क्यूब में 4 कॉर्नर पीसेस होते हैं, एंड इस वाले में भी 4 ही है, एक पीछे है जो कि यहाँ पे दिखा रखा है। तो यार 3 तो तुमने पहले काउंट ही कर लिए, ठीक है। देन अगर तुम जाओगे कि कुछ जो है वो 2 जगह हैं रिपीट हो रहे हैं, एक इस जगह और सेम ही टेट्राहेड्रन इस जगह से, तुम इस एंगल से भी काउंट कर सकते हो, जब तुम अगर इधर से देखोगे ना तो तुम ये वाला टेट्राहेड्रन ऐसे काउंट कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है। तो ये वाले रिपीट हो रहे हैं, सॉरी ये वाले रिपीट हो रहे हैं, ये वाले 6, एंड तुम देखोगे ये वाले 7 जो हैं वो एकदम यूनिक है हर फेस में, तो इन सातों को इंटू 4 कर देंगे, 28 हो जाएगा आंसर। देन हमारे जो 1 2 3 4 5 और 6 जो टोटल हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, टोटल कितने हो गए हैं? टोटल हमारे हो गए 12 टेट्राहेड्रॉन्स, एंड यहाँ पे 28 और यहाँ कॉमन वाले 4, तो हमारे टोटल कितने आए इसमें? 44 टेट्राहेड्रॉन्स। तो यार ये क्वेश्चन इजी था, बट समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पहली बार के लिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखो इस पार्ट को एंड तुम्हें समझ में आएगा। देन कम्स दिस क्वेश्चन, सिंपली इसमें क्यूब्स काउंट करने हैं इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा देख के तुम्हें लग रहा होगा यार फिगर तो सिमेट्रिकल है, 2-3 तरीके हैं इसके, अगर तुम सिर्फ ये देखोगे यार ये प्लस है, 1 2 3 4 5, 5 का है और ये 6 जगह है, तो 5 × 6 करा तुमने, 30 आ गया। देन अगर इसके अंदर देखो क्यूब 1 2 3, एंड तुम 3 का क्यूब कर लो, 27 + 30 57, तुम्हारा आंसर 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दी, 30 सेकेंड के अंदर आ गया। बट इन्होंने भी थोड़ा अलग तरीके से करा रखा है, बट मेरे को मेरा तरीका थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है मल्टीप्लीकेशन इज ए फ्रेंड व्हेन सिमेट्री इज इन्वॉल्व, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने क्या करा कि ये प्लस वाला है फिगर, इसको नीचे तक कर दिया, ठीक है। मैंने क्या करा था कि प्लस पाँचों जगह है, अलग से काउंट कर लिया कि 5 × 6 दैट इज 30, एंड मैंने देखा अंदर एक 3 का क्यूब बन जाएगा, 3 का क्यूब बन गया, उससे मैंने 3 का क्यूब कर लिया, दैट इज 27, और वो इसका आंसर भी था, ठीक है। बट इसमें क्या मेथड बता रखा है कि जो प्लस है वो कितनी लेयर्स के लिए डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 लेयर्स में, ये तो है ही शेप। देन हम इसके बाहर के में जाएं, 1 2 3 लेयर्स में, 1 2
थ्री लेयर्स में ये वाली शेप आ गई, और इस शेप में कितने वो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हैं, 8 क्यूब्स हैं मल्टीप्लाई बाय 3 हाइट, दैट इज 24 क्यूब्स, जो हमने यहाँ पे भी देखा। ठीक है, देन यहाँ पे भी 8 क्यूब्स हैं, ऐसे दो दो करके, दो 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 दो, टोटल 8 क्यूब्स, 8 × 1 हाइट, और सबको ऐड करके आया 57। ये थोड़ा सा हार्ड मेथड है, बट मेरा वाला थोड़ा ईजी था, उससे भी कर सकते हो तुम, जो तुम्हें आसानी से समझ में आए और जिससे तुम एग्जाम में सही तरीके से कर सको, तुम्हें वही मेथड फॉलो करना है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यार ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। तो इसमें सिंपली पेंसिल T1 से T2 से T3 जा रही है, एंड जो ये बोर्ड है या फिर ये सिलेंडर है, ये रोटेट कर रहा है। अगर हम इसमें देखें तो यार ये रोटेट कर रहा है ऐसे, तुम ये मान सकते हो कि ये एक शीट है जो बस इस डायरेक्शन में चल रही है, सेम ही बात है ना। और ये पेंसिल जो है वो ऊपर जा रही है, देन यहाँ पॉज करती है, देन फिर ऊपर चली जाती है। तो डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा, जो कि आंसर ए है। ठीक है, बट इसमें तुम्हें क्या लगता है कर्व्स क्यों आ रखी हैं हर ऑप्शन में, और सारे ऑप्शन ही गलत हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि एक्सेलरेशन है। अगर तुम में से किसी ने भी आंसर में बी या सी या डी करा है, तो ये एक्सेलरेशन मोशन में होता ना, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता। अगर इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, एक सेकेंड, अगर इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है ऑफ T1 T2 की, तो कुछ इस तरीके से बनता है ये। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ये ऊपर, और ये शीट भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो ये ऐसा ही बनेगा। और जो यहाँ पे T2 से T3 का टाइम डिफरेंस था 40 सेकेंड्स का, वो लगेगा तुम्हें क्या 10 सेकेंड से तो ज़्यादा है, बट स्पीड उसमें कांस्टेंट ही है, बस टाइम बढ़ गया है, तो इसलिए जो ग्राफ जो स्लोप है वो कम आई है। तो यस, दिस वाज द आंसर। एलिमिनेशन तुम्हें पहले ही पता चल गया। तो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें 3 सीट, पहले तो पॉज करके इसे सॉल्व कर लो, पॉज करो, सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लिया, ठीक। पी PQRSTUV, bees living in separate cells of a 2D hive made of hexagonal cells. T and V are neighbors of P. R and S are neighbors of U. V does not share a wall with T, U or R. Q, being the queen, shares a wall with everyone. Which of the following must be true? अब A B C D में से आंसर निकालना है। तो यार तुमने इसमें 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, सॉरी, 3 और 4, 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया। तो पहली सिचुएशन में क्या है, ये T एंड P के बीच में P है, देन R और S के बीच में U है, देन थर्ड में कैन नॉट बी TUR, तो ये फोर्थ बन गई। देन इसके हिसाब से हमने फिफ्थ निकाल ली। तो अगर हमने स्टेप बाय स्टेप करा होता हाइव को, तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस करने की देरी थी। देन कम्स दिस, यूज योर इंट्यूशन। तो 2 तरीके हैं, एक बार तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आंख बंद करके एकदम से खोल के देखो, ब्लर करके देखो, तुम्हें हाँ हो सकता है तुम्हें आंसर मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन से दूर जाके देखो, और तुम्हें साफ साफ एक आंसर पता चल रहा होगा। हाँ तुम सही हो, इसका आंसर डी ही है। अब तुम कहोगे कि यार ये तो तुक्का हो गया, बट देखो यूसीड में है ना, अगर तुम इसमें कैलकुलेट करने बैठ जाते कि इसमें अच्छा इतनी साइड्स हैं, इतने वो हैं, अगर तुम काउंट करने बैठोगे हर फिगर का, ज़माना निकल जाएगा। तुम्हें कुछ क्वेश्चन में रिस्क भी लेना पड़ता है, बट हाँ, ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रमोटिंग गेस वर्क। इसमें कैलकुलेशन से तुम 100% श्योर आंसर निकाल सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन में इंट्यूशन से भी काम चलता है। अगर तुमने इंट्यूशन यूज़ करके इसे 30 सेकंड में कर दिया होता और इसी क्वेश्चन में 4 मिनट लगा के तुम कंफर्म होते, बट आंसर तो एक ही है ना। तो कुछ 3-4 क्वेश्चन में तुम यूसीड में ऑब्वियसली एमसीक्यू में रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो एमसीक्यू में अगर तुमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उनमें से अगर 4 गलत भी होते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन सही हो जाता है, तो तुम्हारे 0 मार्क्स आते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में 0.71 नेगेटिव मार्किंग होती है हर गलत उसके लिए। विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे हम जाते हैं। तो यार
ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे से होगा। तो इसमें तुम्हें बस ये पिक्चर्स दे रखी हैं, बताना है कौन सा सही है इसके इसके व्यू से डायनासोर के। तो डायनासोर कैसे देख रहा होगा, तुम्हें बस सब चीज़ देखनी है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे देख रहा होगा, ये बिल्डिंग साइड में है, ये आई लेवल पे है, ये ऊपर है। तो तुमने देखा, सबसे पहले तुमने ये तो हटा दिया, क्यों? क्योंकि यार ये तो आई लेवल पे थी ना, ये समझ में आ रहा है कि आई लेवल पे, ये भी आई लेवल पे, बट ये इसका टॉप कैसे दिख रहा है इसमें, तो ये दोनों तुमने हटा दिए। देन तुम इस ऑप्शन में तुमने देखा यार ये क्या रखा है इन्होंने, इस ऑप्शन में तो ये बिल्डिंग इसके आगे आ रखी है, बट तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इसके साइड में, तो डी भी गलत हो गया, तुम्हारा ऑप्शन सी सही है। इसके लिए तुम्हें अटेंशन टू डिटेल्स होनी चाहिए, आंसर बहुत आसान था। देन ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। यार काफ़ी लोग, तुम में से काफ़ी लोग जिम जाते होगे, हैवी वेट उठाते हो, कैसे उठता है वो, ऐसे करके डंबल उठाते हो तुम, ठीक है, बट अब इस चीज़ को ही देखो कैसे करके उठाते हो। इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं ए डी बी, खुद से तुमने ट्राई कर लिया, हाँ इसका आंसर सी है। सबसे पहले तुम देखोगे ए आंसर, ये पीछे ही गिर जाएगा, बैलेंस नहीं बनेगा, डी में भी पीछे गिर जाएगा, बी में आगे गिर जाएगा। ट्राई करके देख सकते हो, ऐसे देख के समझ नहीं आता, बट हाँ एक बार स्टिक फिगर बनाओ, तुमने ये करा, देन ये करा, देन ये करा, ये ठीक लग रहा है, ये करा, ये करा, ये करा, भैया इतना भारी बॉक्स है कैसे उठाएगा आदमी, बैलेंस कैसे कर रहा है, नहीं होगा। ये करा, ये करा, ये करा, हाथ आगे, गिर जाएगा, ठीक है। फिर तुमने देखा कि अच्छा, तो ये क्या वो क्रिश है जो पीछे गिरेगा नहीं, तो गिर जाएगा, तो इसका आंसर सी था, एलिमिनेशन से भी हो सकता था। ये भी मेरा इंटरेस्टिंग बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना यार इसने बता रखी है ट्रिक्स कि ऐसे ऐसे देख रही है, वैसे वैसे आंसर बता रखा है कि आस्था के हेड पे देखो ये वो, कि शैडोज में ये है, पार्टिंग लाइन पे देख सकते थे। बट मैं तो ये कहूँगा यार, इस क्वेश्चन को तुम सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो, देखा तुमने आंसर क्या है, आ गया आंसर, बी है। कैसे? तुमने उल्टा करा, पहले इसको तुमने ध्यान से देखा, तुमने गर्दन उल्टी करके देखी, या फिर रोटेट करने का ऑप्शन भी होता है वैसे मॉनिटर में, ठीक है, तुम छेड़खानी करके चीज़ें देख लेना। मैंने तो कर ली थी, मॉनिटर में रोटेट करने का ऑप्शन भी होता है तुम्हारे, तो इसको रोटेट कर देना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बट हाँ ऐसी सेटिंग मत कर देना कि तुमसे ही सही ना हो, तो थोड़ा टेक्निकल नोन हो तभी जाना तुम ये सब की राह पे। अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट। तो कुछ चीज़ें इस बुक से मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, और कुछ चीज़ों में मैं डिसएग्री करता हूँ। कौन सी कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है, तो बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बता रखा है कि मोस्ट ऑफ द पेपर विल बी वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस यू नो एंड दैट्स वेयर वी कैन सेव टाइम। देखो इसने बता रखा है कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो हर बार आते हैं, लाइक डाइस, शैडो पैटर्न, जो मैंने अपने 21 डे स्ट्रैटेजी में भी बता रखे हैं, डिस्कस कर रखे हैं, तो वो आई बटन में होगा, उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो द मोर टाइम यू विल गेट टू वर्क ऑन नॉन फेमिलियर, नॉट सो फेमिलियर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो वो अच्छा है। मतलब इसमें बता रखा है जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं उनको सबसे पहले कर लो, इजी मार्क्स को ग्रैब करना आना चाहिए, क्योंकि हमेशा हर 200 मार्क्स में से एटलीस्ट 80 to 90 मार्क्स बहुत इजी होंगे, जो तुम लिटरली 45 मिनट्स में कैप्चर कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो तुम्हारे स्कोर 120 140 तक ले जाएंगे। तो इसमें बता रखा है कि आई डोंट थिंक सो यू विल बेनिफिट फ्रॉम सॉर्टिंग द क्वेश्चन सेक्शन वाइज, और इन्होंने बोल रखा है कि कोई एन ई टी एम एस क्यू करने का तरीका नहीं होना चाहिए कि बस जैसा पेपर आया वैसे कर लो, कोई आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं होती। बट आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट। आई थिंक हमें सबसे पहले करनी चाहिए हमारी स्ट्रेंथ, क्योंकि हर इंसान जब अपनी स्ट्रेंथ करता है तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ तो हमारी मेंटल स्टेट इंप्रूव होगी, एंड हमारी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो सकती है। एंड अगर हम खुले मन से सोचेंगे तुम्हारे आंसर्स भी जल्दी आएंगे। कॉन्फिडेंट बूस्ट की वजह से ज़्यादातर लोगों को वैसे देखा जाए कि एमसीक्यू पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है, एंड वो काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो एमसीक्यू पार्ट में सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ इजी इजी अटेम्प्ट करते हैं। तो पहले ज़्यादातर लोग एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं, देन एमएसक्यू, या फिर नैट करते हैं। आई वुड प्रेफर नैट,
ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, क्योंकि एकदम से हम एमसीक्यू के माइंडसेट से एमएसक्यू पे जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। नैट पे अगर तुम्हें जाके सही लगता है कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो हाँ नैट पे जाओ। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है पहले वो कर लो, इजी मार्क्स बटोर लो, देन उसके बाद वीकनेस पे जाना है। फिर उसके बाद तुम एमएसक्यू या नैट जिस पे भी जाओगे लास्ट में जाना, उसमें भी इजी क्वेश्चंस कर लिए, फिर बाद में आता है मॉडरेट लेवल या हार्ड लेवल के लिए। ठीक है, एंड कोशिश करना तुम एटलीस्ट 120 से 140 तो मार्क्स का अटेम्प्ट करके ही आओ, अगर तुम्हें चाहिए वही इसी रेंज में मार्क्स चाहिए तो। तुम ये भी नहीं है कि यार 180 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ रहे हो, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, जितने तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं अभी तक मॉक वगैरह में या पास ईयर्स में, उससे 10 से 20 मार्क्स का तुम्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आना है। और ये सब में तो कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ये नहीं है कि तुमने तुक्का मारा है इतने मार्क्स में, क्योंकि मैंने काफ़ी कम करने को बोला है। और एटलीस्ट कोशिश करना 30 से 35 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं तुम्हें, और इसको बढ़ा के तुम 40 टू 45 भी कर सकते हो अगर तुम स्ट्रांग हो पार्ट ए में। तो यस, ये था एक पेपर सॉल्व करने का तरीका। देन हम इसके बाद आते हैं इस पे। यार सबसे पहली बात है जो काफ़ी लोग समझते नहीं है, और मैंने भी अपने एग्जाम टाइम में गलती करी थी, द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो यार मैं क्या करता था कि आंसर्स पहले पढ़ लेता था, क्वेश्चन बाद में पढ़ता था, बट ऐसा मेरे को एग्जाम टाइम में कुछ पता चला कि यार मैंने कुछ क्वेश्चन में गलती कर दी जब मेरा रिजल्ट आया। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने सिर्फ आंसर को पढ़ा और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, तो मैंने क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मिस कर दी, तो जो एक्चुअली में निकालना था मैंने उसका अपोजिट निकाल दिया। तो एनईटी में अगर मुझे निकालना था डिस्टिंक्ट कितने हैं, मैंने निकाल दिया कि कितने टाइप ऑफ उसमें वो है। अगर उसमें कितना टाइप का था तो मैंने डिस्टिंक्ट वाले निकाल दिए फिगर्स। तो कई बार ऐसा हो जाता है आपके क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आएगी लैंग्वेज, एंड आप गलत कर दोगे। तो वो चीज़ याद रखना, और अपना पेपर खराब मत होने देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इस पॉइंट में क्या लिखा है। तो नॉट पैनिक, कीप योर हेड काम, रिमेंबर व्हेन यू केम अक्रॉस अ क्वेश्चन यू थिंक यू कांट डू इट, यू शुड सेव इट फॉर लेटर। तो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है उसे बात के लिए छोड़ दो, और पहले इजी वाले क्वेश्चन पे फोकस करो, इजी मार्क्स बटोरने की कोशिश करो, और जो तुम्हें 1 मिनट के अंदर हो रहे हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करो। जो मैंने बताया कि हर क्वेश्चन पेपर में 80 टू 90 मार्क्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे 45 मिनट के अंदर सॉल्व होंगे, और तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है। डोंट वरी अबाउट विच सेक्शन यू आर इन, ये तो मैं एग्री नहीं करता हूँ, बट हाउ मनी मार्क्स आर इन द क्वेश्चन। मैंने इस सब की तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दी है। नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग तुम्हें किस में लेनी है। आई वुड रिकमेंड, देखो एमएसक्यू में 1 से 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट, मतलब 1 से 2 ऑप्शन तो मार्क करके ही आओ। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इसमें लग रहा है कि हाँ, तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं, तुम गेस वर्क कर रहे हो। ठीक है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि देखो 3 आंसर्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी, तो तुम्हें पता है बी और सी पक्का पक्का सही है और तुम ए के लिए अनश्योर हो, तो ए को मार्क नहीं करना है, बी एंड सी को करना है। क्यों? क्योंकि बी एंड सी करे तुमने, तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो दोनों ही ऑप्शन सही थे तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर ये गलत था, तुमने -1 ले लिया इसमें, और ऐसे ही तुम कई क्वेश्चन -1 ले लोगे, तुम -4 -5 के साथ आ जाओगे। और जब तुम्हारी रैंक्स ज़्यादा होती हैं या टॉप रैंक्स में होते हो, तो ये 10 नंबर से या 5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग से तुम्हारी रैंक में एटलीस्ट 20 से लेकर 100 रैंक का फ़र्क आ जाता है। मतलब तुम एक IITian से नॉन IITian भी बन सकते हो, या फिर और कॉलेजेस में भी कट ऑफ हो सकती है। तो नेगेटिव मार्किंग तो ऐसी चीज़ है जो तुमसे बहुत दूर रहनी चाहिए। ठीक है, अपना सेट रखना कि कितना रिस्क लेना है, क्या लेना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन रखना है हर चीज़ में। बीइंग अनेबल टू सॉल्व सम क्वेश्चन एटलीस्ट नॉट फॉर अ वाइल। तो यार सबसे पहले बात के लिए छोड़ दो क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है ना तुम्हें कोई अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, ये प्रैक्टिस बता रखा है कि 2.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करना, तो ये तो तुमने करा ही होगा। क्वेश्चंस को रिपीट करना, देन अपने मार्क्स वगैरह निकालना, अपना टाइम निकालना फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ड्राइंग प्रैक्टिस, ड्राइंग का मैंने वीडियो बना रखा है पार्ट बी को, उसको बजा के देखना, उसमें भी सारी प्रैक्टिस बता रखी हैं। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हैं। देन वही रफ शीट पे तुम्हें बनाना है, उसे ड्रॉ करना चाहिए। लाइव स्केचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइव स्केचिंग करो। देन ये एक्सरसाइज बता रखी है, पहले 2 मिनट में बनाओ, देन 5 मिनट में बनाओ, फिर 10 मिनट में बनाओ। ठीक है, 30 सेकेंड्स, 2 मिनट एंड 5 मिनट्स। तो ये बहुत सही टेक्निक है। देन इसमें तुम रीडिंग रेंडरिंग शेडिंग वगैरह कर सकते हो, या डिज़ाइन एप्टीट्यूड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्रॉ करने हो।
फिर ये मैं खुद बहुत ज़्यादा करता था। एक्चुअली मैंने लाइव स्केचिंग से ही अपनी स्केचिंग इम्प्रूव करी। मेरी स्केचिंग पर्सपेक्टिव में इतनी अच्छी नहीं थी, बट नॉर्मली काफ़ी अच्छी थी। तो यस, देन ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तुम्हें हर जगह पर्सपेक्टिव्स दिखेंगे, तो ट्राई करना कि तुम हर जगह पर्सपेक्टिव बनाओ अपने घर के आसपास के। तुम्हारे एक बड़ी सी स्केचबुक बन जाएगी यूसीड की, इसे तुम शो ऑफ भी कर सकते हो, वरना मेरे को दिखाना क्या करा तुमने अपने प्रिपरेशन में। 5 ऑब्जेक्ट्स इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, तो इसे कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ड्राइंग तो बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें, ये तो स्टिल लाइफ ड्राइंग है, इसको इतना फोकस नहीं करना है हमें, बट हाँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद इन 30 सेकेंड्स ड्रॉ करना, ऑफिस वाले सारे ऑब्जेक्ट्स, किचन वाले सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्रॉ करना, ये सब कर सकते हो, ठीक है। ये रूम का हो गया। और बिग पिक्चर, शेप्स, प्रोपोर्शन में फोकस करना है, डिटेल्स, टेक्सचर्स वगैरह पे इतना फोकस नहीं करना है, कलर्स पे, तो ये बता रखा है। देन पास्ट ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को बोला है, और डिज़ाइन एप्टीट्यूड का मैंने क्वेश्चन करने का तुम्हें तरीका बता रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है हमारे सर जेसन नायडू ने। तो यू आई रोट यूसी इन 2017, ऑप्टेन AR31, IIT गुवाहाटी में थे, ठीक है। एंड बैचलर डिज़ाइन, इनका भी यूट्यूब चैनल था, एंड दे आर नॉट डूइंग यूट्यूब नाउ, दे आर एक्चुअली इन, आई गेस, म्यूजिक एंड बैंड रिलेटेड स्टफ। देन दे रोट अ बुक टू गाइड स्टूडेंट्स, एंड आज उनकी बुक की वजह से, उनके विजन की वजह से वी आर हेल्पिंग, सो थैंक यू फ्रॉम मी। एंड गाइस, ये तो हो गया है ख़त्म, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप तुम्हारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, एंड आई विश यू लक, ठीक है। तो जाने से पहले कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। उसके अलावा अच्छी लगी तो लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि अभी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं रिगार्डिंग यूसीड। उसके बाद तुम्हारे डिज़ाइन कॉलेजेस से ऊपर, अभी तुम्हारा एडमिशन हो गया तो उसके बाद डिज़ाइन कॉलेजेस चाहिए ना तुम्हें, तो कॉलेजेस को सारे मैं कवर करने वाला हूँ, कैसे क्या होता है, इंटरव्यूज़ आने वाले हैं तुम्हारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है, एकदम लिट। तो बस आ जाओ, इस जर्नी में जुड़ जाओ, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। वी